सो गुड मॉर्निंग क्लास। अब व्हाट आई हैव रियलाइज, जैसे पता ही होगा, वी हैव स्टार्टेड आवर ऑफलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम। चीज़ें ऑनलाइन तो इवॉल्व हो ही नहीं थी। आफ्टर जब चीज़ें यहाँ पे अनअकैडमी क्लोज होता है ऑफलाइन, तो स्टूडेंट्स थे मोस्टली समवेयर लाइक कि अब क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन हाफ बोर्ड पे थी और फाउंडेशन वाले थे, तो उनको काफ़ी कुछ आगे नीडेड होता है। मेंटरशिप के बच्चे थे, देवर अराउंड 70 बच्चे आसपास मेंटरशिप के थे। तो वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन एंड विद द सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू चीज़ें इवॉल्व होती गई एंड बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर ऑफलाइन स्टार्ट करो। तो फाइनली विद ऑल ऑफ यू सपोर्ट्स के कारण अपना ऑफलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब क्या है? जैसे मेंटरशिप का मतलब क्या है, जो हमारा आइडिया है। आप लोग आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। ओके, नाउ दैट इज मोर ऑफ अ न्यू मेंटरशिप प्रोग्राम। अब जो कहते हैं ना कि यूपीएससी, आप लोग को एक टर्म समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब क्या होता है? जो भी ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग थी, जो भी ट्रेडिशनल कन्वेंशन वे होता था, समवेयर नाउ इट हैज बीन चैलेंज। ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग, ट्रेडिशनल वे ऑफ आंसर राइटिंग, जो आपकी बुक रीडिंग होती थी, दे ऑल हैव बीन चैलेंज। कहीं ना कहीं उनको चैलेंज किया जा रहा है, बोथ पीसीएस एंड यूपीएससी में। तो वी हैव रियलाइज कि जो ट्रेडिशनल वे होता है कि आए, क्लास करी, ये बुक बता दी, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अब तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटरशिप कर चुका हूँ एंड समवेयर मैंने उनके आंसर, क्योंकि किसी को जज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके आंसर्स देख लो। आई जस्ट ऑब्जर्व 2 से 3 आंसर, आई से किस स्टेज पे हो तुम प्रोफेशन के। तो जब मेंटरशिप करते हैं तो वी हैव रियलाइज कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सबकॉन्शियसली आप लोगों को पता होता है। आप मेरे मॉडर्न आंसर देखोगे, आप यूपीएससी का आंसर देखोगे, आप आंसर देखो, कहोगे मुझे पता है, आता है, मोस्टली ऑब्जर्व किया होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको चीजें आती हैं, बट वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती कॉन्शियसली। उसका एक रीजन होता है। उसका रीजन क्या होता है? जब आप सबकॉन्शियस माइंड, क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड? होता है इट इज मोर ऑफ अ फर्टाइल लैंड, जहां पे आप बीज बोते जा रहे हो और उसके बाद आपको फल मिलते हैं। ओके, तो आपने जो नॉलेज ली थी, जो आपने क्लासेस करी थी, यूट्यूब से वीडियोस देखे थे या बुक जो भी पढ़ी थी, आपने सबकॉन्शियसली चीजों को एब्जॉर्व कर लिया है। आपको पता है आर्टिकल 19 वन क्लॉज सी क्या है। लेकिन जब वो टाइम के साथ होती है चीजें, प्रीलिम्स से क्या होता है 2 घंटे होते हैं, मेंस में 3 घंटे। अब मैं बोलूं आर्टिकल 19 समझाओ, आप सबको कहीं ना कहीं आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन सब है। मैं बोलूंगा 30 सेकंड में समझाओ, आपका दिमाग कहां जाएगा? टाइम पे। समझ रहे हो? तो सब कॉन्शियसली आपको आता है, बट कॉन्शियसली जब प्रोड्यूस करने की बात होती है तो आप ना रिकॉल नहीं कर पाते हो। आपको टाइम के साथ रिकॉल नहीं होता, प्लस कंफ्यूजन होता है कि चीजें सुनी सुनी है, आता है, बट रिकॉल नहीं होगा उस प्रेशर में। तो इसका जब कारण मैंने एनालाइज किया, तो इसका जो मेन कारण था, दैट वाज मोर ऑफ अ फोकस ऑन पैसिव लर्निंग। दैट इज जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग होता है क्लासेस का, यहाँ पे लेक्चर्स आप कंज्यूम करते हो और आपको चीजें आती हैं, बट यू वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस इन अ टफ टाइम, जब आपके सामने टाइम भागता है। तो एक होता है पैसिव लर्निंग, जहां पे आप लेक्चर देखते हो, ओके, आप यूट्यूब पे कहीं ना कहीं वीडियो देखते रहते हो, उससे पीसीएस या यूपीएससी में आप टाइम के साथ उतना एक्टिव क्वालिटी वर्क नहीं कर पाओगे। फिर उसका जब मैंने जब टॉपर के साथ रहा, अभी जो AIR 76 आया था आकाश, मेरे साथ में था, दोनों साथ में मेंस लिख रहे थे, अभी 25 का ही है। तो वी हैव रियलाइज, हम लोग वो तो पहले दिन से ही वी हैव रियलाइज कि गेम ना आने का नहीं है, नॉलेज का है ही नहीं। गेम है उस नॉलेज को अप्लाई करने का, उस नॉलेज को टाइम के साथ अप्लाई करने का, कि आप उतने क्विक थिंकिंग है कि नहीं, आपकी रिकॉलिंग उतनी फास्ट हो रही है कि नहीं। तो वंस यू रियलाइज कि ये गेम है, गेम किसका है? कि जो पढ़ा है उसको फास्ट अप्लाई करना, फास्ट थिंकिंग। तो क्यों हुआ? क्योंकि अब जैसे वो था, ही स्कोर्ड, उसके अराउंड 800 प्लस मार्क्स हैं, तो वो पहले दिन से ही मेंस आंसर राइटिंग कर रहा था प्रिपरेशन के, एंड आई स्कोर प्लस हाईएस्ट, क्योंकि मैंने ना
उस साल भी मतलब हर साल मेरे 80 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते थे। तो जब आप आंसर राइटिंग करते हो, आप जब क्वेश्चन करते हो, आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे, जब आप बुक रीडिंग करते हो, आपका 100% माइंड यही होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ने में कहीं और सोच थोड़ी सकते हो। लेक्चर लेने में ध्यान कहीं और होगा, लेक्चर में क्या होता है, ध्यान कहीं और हो जाएगा। बुक रीडिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, आंसर राइटिंग, ये होती है एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग, इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। और अगर साइंस भी पढ़ोगे ना, तो एक कॉन्सेप्ट होता है पिक्टोग्राफिक मेमोरी, चीजें हमें इमेज फॉर्म में याद होती हैं। तो जो ब्रेन है, इसका आईज से कॉम्बिनेशन बेटर होता है कंपेयर टू ब्रेन का ईयर से। तो आई हैव रियलाइज जितने भी टॉपर्स थे पीसीएस यूपीएससी के, उनका मैक्सिमम टाइम इन अ डे वो एक्टिव लर्निंग पे जाता है। दे फोकस कैसे हमें ऐसे पढ़ना है कि चीजें रिकॉल रहें, पैसिव लर्निंग से रिकॉल नहीं रहेगा। आपने ये फील भी किया होगा, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं आई गेस सब 1-1.5 साल वाले हैं, 1.5-2 साल वाले हैं। फाउंडेशन के लिए आई से डिफरेंट प्लान होता है, वो मैं बताऊंगा। तो आपने रियलाइज किया होगा समवेयर एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग बहुत कम है, ये चीज फील करी। तो अब जो हमारी मेंटरशिप है, दैट इज न्यू मेंटरशिप, यहां पे वी विल इंश्योर इन अ डे 70 to 80% एस्पेक्ट जो भी आपका प्रिपरेशन है, इट विल बी बेस्ड ऑन एक्टिव लर्निंग। आप 100 चीज पढ़ो, उसमें से 5 चीज काम किया है, बट आप 60 पढ़ो, 60 चीज पढ़ो, 70 पढ़ो, उसमें 30-40% काम कहा जाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ही आइडिया हमारा नेक्स्ट जनरेशन मेंटरशिप का, कि आपका जो भी एक्टिविटी होगी डेली में, इट विल बी ऑल इन एक्टिव फॉर्म। यहाँ पे लेक्चर्स जो भी मैं लूंगा, वहां पे मैं आपको 2 से 3 आंसर्स भी कराऊंगा, मतलब आपको आंसर्स लिखने भी होंगे। तो इट वोंट बी लाइक कि आप आए, लेक्चर्स लिया, चले गए। यहाँ पे वेन एवर यू विल बी देयर, आप इधर यू विल सॉल्विंग क्वेश्चंस प्रीलिम्स के या मेंस के आंसर लिखोगे, या जो मैं लिखवाऊंगा इट विल बी इन अ रेडी फॉर्मेट कि आपको जाके प्रोड्यूस करना है आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो पहला एस्पेक्ट जो हम लोगों ने एनालाइज किया है मेंटरशिप का, वो क्या है, आपका एक्टिव लर्निंग है, जहां पे आपके 4 कंपोनेंट होंगे। ध्यान रखना, आपको अपनी प्रिपरेशन में ये चारों कंपोनेंट ऐड करने हैं फ्रॉम नाउ। पहला, ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग करनी है। ओके, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट अभी ना मेरा अगर समझ में आ जाए, लिख सकते हो आप, रनिंग नोट्स बना सकते हो। पहला, बुक रीडिंग, जितना ज्यादा हो सके बुक रीड करो। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इट कैन बी आंसर राइटिंग करनी है। और एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इसको समझा देता हूं, क्योंकि अगर आप मेंटरशिप पे आओगे, ये मैं समझा दूंगा, इसका वीडियो भी पड़ा है। अगर आप आओगे, एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब जैसे जो मैं मेंटरशिप करता हूं, जो क्लास होता है, तो आज ऑब्जर्व किया होगा कि क्लास से पहले इट वाज अ 2 मिनट क्विक सेशन था। तो अब क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब क्या होता है समझना, चीजें आपको सबकॉन्शियस माइंड में है, आपको याद है, पता है, बट आपका रिकॉल नहीं हो रहा। तो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, वहां पे क्या होता है, आप उस टॉपिक पे रिकॉल करते हो, एक्टिव रिकॉलिंग। एंड तरीका क्या होता है, जैसे सपोज आप अभी क्या पढ़ लो, जैसे मान लो आप इंडियन जुडिशरी पढ़ लो। ओके, तो आप बस अपना टाइमर सेट करो 3 से 5 मिनट का, आंखें बंद करो और रिकॉल करो इंडियन जुडिशरी के बारे में, कि कहां से कॉन्टेक्स्ट आता है जुडिशरी का, आर्टिकल 124 क्या कहता है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, ओके, कैसे उनका रिमूवर होता है। फिर अभी जो कॉलेजियम सिस्टम पे डिबेट है, कॉलेजियम पढ़ते ही रिकॉल करो कहां से कॉलेजियम सिस्टम आया, 1982 1993 एसपी गुप्ता केस। फिर कॉलेजियम पे डिबेट्स क्या चल रही है, ओके, आर्टिकल 142 डिबेट में। आप ना 3 से 5 मिनट जब ये एक्टिव रिकॉलिंग करोगे, देन आप रियलाइज करोगे जो आपको चीजें आती हैं, वो टाइम के साथ जो प्रेशर होता है उस पर रिकॉल होती हैं, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में। अदरवाइज लगेगा आता है। और यूपीएससी में क्या होता है समझाता हूं। अभी क्वेश्चन आया था इंडस वैली वाला, इंडस वैली का क्वेश्चन आया था, या आर्टिकल 13 का क्वेश्चन आया था। अब उन क्वेश्चन को देखना, स्टेट की डेफिनेशन पूछी थी, स्टेट क्या क्या होगा, कल्चरल लॉ एंड ऑल, ऐसा कोई लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है वो नल एंड वॉलिड होता है। अब ये जो चीजें होती है ना, ये आप ट्रेडिशनल पढ़ोगे सुन लोगे, हाँ, कि ऐसा कोई लॉ जो अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर रहा है इट विल बी नल एंड वॉइड, ये लिखा है। बट वो डेप्थ में जाते हैं, वो व्हाट टाइप ऑफ लॉ। तो आपने कहीं ना कहीं बोला था कल्चरल लॉ, ओके, पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट बनाएगी। तो ये सब चीजें तभी आपको उस प्रश्न में याद आती हैं जब आपने एक्टिव रिकॉलिंग करी होगी इस टॉपिक पे। और एक बार आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली,
कॉलेजियम कैसे स्टार्ट हुआ था, एसपी गुप्ता 1982 1993 में फर्स्ट टाइम आता है, 1998 में सिस्टमाइज होता है। तो जब आप एक बार रिकॉल कर लेते हो फिर वो आपका पार्ट हो जाएगा, मिनिमम 2 to 3 मंथ आपके साथ रहने वाला है, समझ रहे हो। तो हेयर यू विल बी लाइक कि आपको कॉन्स्टेंटली एक्टिव लर्निंग करनी होगी। आपको क्लास में, जैसे क्लास खत्म होती है तो बोलते हो सर रिवीजन नहीं होता, रिवीजन करने के तरीके बताए जाएंगे कि आप अगर कहते हैं सेट जब आगे बढ़ता है उससे पहले वो जंप करने से पहले थोड़ा पीछे आता है, वो क्या दिखाता है, आप लगातार आगे ना बढ़ते जाओ, 3 घंटे पढ़ लो तो एटलीस्ट 15-20 मिनट क्या करो, रिकॉल करो कि क्या पढ़ा था, न्यूज़पेपर पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ लिया, 17-18 मिनट लगेंगे बिगनर्स को, 10-12 मिनट नॉर्मल्स को पढ़ लिया, उसके बाद रिकॉल करो क्या लिखा है उसमें, समझ रहे हो। दिस इज कॉलेक्टिव लर्निंग। वंस यू डू दिस, एक बार आपने करने की आदत डाल ली, चीजें आपको इंटरकनेक्टेड होंगी, सब चीजें कनेक्ट हो जाती हैं और ब्रेन फंक्शनिंग इंटरकनेक्टेड करता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं जितने कनेक्ट होते जाते हैं उतना रिकॉल होता है, समझ रहे हो। ट्रेडिशनल करोगे बोर हो जाओगे, मजा भी नहीं आएगा, क्लियर। तो हेयर फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज मोर ऑफ अ एक्टिव लर्निंग, बुक रीडिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, आंसर राइटिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। जितना आप ये करोगे प्रिपरेशन में, यू विल बी मच क्लोजर टू द नीड ऑफ द एग्जाम। अदरवाइज आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनोगे, आप एग्जाम एक्सपर्ट नहीं बनोगे। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रयागराज, प्रयागराज की यही प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है। एग्जाम पे नहीं बात होती है, सब्जेक्ट पे बात होती है ना। टीचर्स विल से आई एम द बेस्ट टीचर इन हिस्ट्री, आई एम द बेस्ट टीचर इन ज्योग्राफी, पॉलिटी में मेरे से अच्छा कोई है नहीं इंडिया में। तुम सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, ओके, एग्जाम को देखो, गॉट इट। तो आपको एग्जाम एक्सपर्ट बनना है, आपको वो नहीं कि पढ़ लिया लक्ष्मीकांत सब आ गई, आप एग्जाम में पूछ रहे हो वो रिकॉल कर पा रहे हो नहीं। अभी मैं 25 का पेपर कराऊंगा मेंस का, एंड आई चैलेंज, एक क्वेश्चन आया था अमेंडमेंट पावर पे, अमेंडमेंट पे तुम लोग को तो मालूम पढ़ाया है, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आया था, उसको देखें कैसे सॉल्व करना होता है। तो वो चीज आपको तभी आएगी जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे, जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जाओगे। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको ज्यादा क्या करना है, एक्टिव रिकॉलिंग। 1 या 1.5 क्लास, 2 क्लास से ज्यादा तो कभी लेनी ही नहीं एक दिन में, समझ रहे हो। अगर आप 2 से 3 क्लास कंज्यूम कर रहे हो, तुम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम 2 महीने बाद परेशान होने ही हो, क्योंकि जो भी तुम पढ़ रहे हो 2 महीने बाद सब गायब है। और यूपीएससी की प्रॉब्लम यह है कि तुमको सारी चीज बाइंड अप 11 महीने में करनी है, ओके, 5 बार रिवीजन 11 महीने में करना है, 5 साल में नहीं करना है, समझ। तो एक्टिव रिकॉलिंग विल बी द की पिलर ऑफ आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। सेकंड एस्पेक्ट पढ़ो। अब आई गेस सभी को मैं जानता हूं, कुछ नए बच्चे हैं, एक प्रॉब्लम सब में है, समवेयर लगता है सर कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, आंसर राइटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ये होता है ना। और प्रयागराज के बच्चों को प्रॉब्लम बताता हूं, बी स्पेसिफिक। मैं दिल्ली रहा हूं, ओके, 3 to 4 ईयर आई हैव बीन विद पूरा। यहां पे क्या है ना, हर बच्चे के पास हर 2 महीने में दूसरा एग्जाम पड़ा है, ओके। अभी बच्चे आए, सर जुलाई में ये लगा है, अगस्त में लगा है, तो फिर आप ना यूपीएससी सपने छोड़ दो, ओके। इट डिमांड्स मिनिमम 2 to 3 एफर्ट्स, आपका 2-2.5 साल का प्रॉपर एफर्ट होता है। किसी टॉपिक को सुन लेना और जो बिगनर्स हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, अरे एग्जाम यूपीएससी करोगे तो बाकी तो निकलेंगे ही ना, निकलते ही हैं। मैंने आज तक पीसीएस का पेपर नहीं देखा था, बस 2 क्लास ली थी, ओके, बट यूपीएससी में इतना कर लिया था आराम से, पीसीएस का प्री निकल गया था, मुझे पता भी नहीं चला था। आप यूपीएससी करो तो उसकी डेथ में जाओ तो, कहते हैं इफ यू एम फॉर द मून एंड इफ यू मिस देन स्टिल यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। अगर आप चांद को चाहोगे, मिस भी करोगे तो भी आप स्टार्स में रहोगे। आप पहले अपने पोटेंशियल से नीचे जा रहे हो, तो फिर आप ना फिर वो स्टेटस के लिए यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो कि हाँ बोलने के लिए अच्छा लगता है समवेयर। यूपीएससी प्रिपरेशन इट डिमांड्स कंसिस्टेंट एफर्ट। कंसिस्टेंट मतलब कहते हैं ना, एक सिंपल थ्योरी होती है, कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। टैलेंट से लेकर जो भी आपका इनइक्वालिटी सब बीट कर देगा, कंसिस्टेंट। गेम ही कंसिस्टेंसी का है। अब जिनका बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पेपर दिया है 26 का, सब में एक चीज कॉमन होगी, समवेयर वो जो वीकली प्लान होते हैं कहीं ना कहीं मिस कर देते थे, कुछ ना कुछ आस्पेक्ट को मिस करते थे, एंड वो कंसिस्टेंट कैसे रहना है उस पर फोकस नहीं कर पाते। एंड जो भी टॉपर्स उठा लेना या जिन्होंने लाइफ में अचीव करी है, जैसे मेरा फेवरेट है माइकल फिलिप्स, तो मैं बताता रहता हूँ, लास्ट भी डाला था, तो उसने बोला इवन सपोज आई एम हैविंग अ ऑफ डे, मेरा ऑफ डे है, अगर मैं 1% काम कर रहा हूं और जो ऑफ डे में बिल्कुल 0% काम कर रहे हैं, एक हफ्ते में एक ऑफ डे, 52 20, आप समवेयर एक साल में पता
कहीं ना कहीं आप 50% आगे हो जाते हो। 37% तो ग्राफ होता है, इवन आप 0.1% काम करोगे ना तो भी आप 37% ग्रोथ करते हो, जो नहीं करते। तो ऑफ डे में भी आपको कंसिडर लेना होता है, ऑफ डे को भी प्लान करना होता है। ओके, ऑफ डे में क्या होता है, यू विल हैव टू इंश्योर कि आप बाकियों से थोड़ा बेटर हो जाओ, समझ रहे हो? क्योंकि अब मैं बोलता हूं जैसे आंसर राइटिंग है, ओके, बुक रीडिंग है, क्वेश्चन सॉल्विंग है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप नोट मेकिंग अवॉइड कर सकते हो। बुक में मान सकता हूं, चलो मान लो कल की जगह परसों पढ़ लेंगे, आंसर राइटिंग तुमने छोड़ी, अगले दिन उठाने में हालत खराब हो जाएगी। ओके, क्योंकि माइकल जॉर्डन बोलते हैं इफ यू वंस क्विट इट बिकम्स हैबिट। ये माइंड ना, इसको आसान चीज अच्छी लगती है, इसको छोड़ना ही अच्छा लगता है, और 2-3 दिन ना पढ़ो, फिर आंसर राइटिंग करके देखो सब जीरो हो जाता है। ओके, तो कंसिस्टेंसी नहीं होती, कंसिस्टेंसी होने का सोल्यूशन बताता हूं, दैट इज मोर ऑफ अ सिस्टमैटिक प्लानिंग। नाउ मैं आपको फ्रॉम हियर, दैट इज आपका 15 जून से लेकर जो बच्चे पीसीएस के हैं 6 दिसंबर तक, और जो बच्चे यूपीएससी वाले हैं फ्रॉम दिस डे टू आपका जब एग्जाम है, आपका अपना प्लान बनेगा, सिस्टमैटिक प्लानिंग होगी। मतलब आपको जून में क्या करना है, आपको जुलाई में क्या करना है, यहां से लेकर हर मंथ का आपका प्लान होगा। उस प्लान में आई विल इंश्योर कि जो बेसिक चीजें होती हैं, आप 2 ही सब्जेक्ट करो, 2 सब्जेक्ट एंड करंट अफेयर मोर देन सफिशिएंट होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, सर अभी एथिक्स कर रहे हैं, डर लगता है मेरा एंशिएंट नहीं हुआ, तो एंशिएंट कर लें, उधर ऑप्शनल का डर है, ऑप्शनल कर तो एथिक्स नहीं होती, सर साइंस नहीं पढ़ना। ये इनसिक्योरिटी दिखाती है, ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता प्रिपरेशन में। तो जो कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि जो हमारा सिस्टमेटिक प्लानिंग होगा उसमें सिलेबस के हर एक एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा। मतलब आपके सिलेबस के हर पार्ट को प्रॉपर 3 चीज कराई जाएगी, उस पर आंसर राइटिंग, उसका मॉडल आंसर्स, उस पर टेस्ट। बाकी आप पढ़ोगे, मेरी क्लासेस होंगी, क्लासेस का बताऊंगा मेरी क्लासेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यू विल बी हैविंग अ प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लान टिल द जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है। फोकस जो पीसीएस वाले स्पेसिफिक है उनका पीसीएस से फोकस होगा, यूपीएससी वालों का यूपीएससी पे होगा, बट चीजें कंबाइंड होंगी। बस प्रायोरिटी में क्या होगा, पीसीएस वालों का थोड़ा 5-6 और प्रिलिम्स मोड पे ज्यादा जल्दी आना होगा, यूपीएससी वाले कॉन्स्टेंटली अभी मेंस पे लगेंगे नेक्स्ट एटलीस्ट 4 to 5 मंथ। क्लियर? तो आपका प्लान बनेगा एंड इट विल बी एज पर योर नीड, इट वोंट बी लाइक कि मैंने बोल दिया आपको फॉलो करना है। समवेयर आई हैव रियलाइज किसी की पॉलिटी अच्छी, किसी की इकोनॉमिक्स अच्छी है, तो मैं उस हिसाब से प्लान बनाऊंगा जिससे आपके 6 सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं बेटर हो, और आपका ऑप्शनल उसको प्रायोरिटी भी करना होगा जो यूपीएससी वाले। पीसीएस वालों का प्लान थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि उनका पेपर अभी है, और जो बच्चे जिनका प्री नहीं निकलता, अब तो मैं सिंपल से बोलूंगा मोस्ट प्रॉब्ली आपका जुलाई से भी प्रीलिम्स मोड पे हम स्टार्ट कर देंगे। पहले मैं सोचा था अगस्त पे, बट नाउ आई हैव रियलाइज कि जिन बच्चों का मेंस थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड होगा, एक स्टेप आगे, उनका जुलाई से स्टार्ट कर देंगे। तो देयर विल बी अ प्लानिंग दैट विल बी 1-to-1, आपकी 1-to-1 प्लानिंग होगी, जहां पे आई विल इंश्योर कि आपका कोई एस्पेक्ट छूटे ना, स्टैटिक का, सिलेबस का, पीवाईक्यू का, मॉक्स का। आई विल इंश्योर आपको यहां लगे कि मेरा वो छूट रहा है, वो मैं इंश्योर कर दूंगा। उसकी टाइमिंग होगी, जब वो हम करेंगे जीएस1 करेंगे तब आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छे से करना है। तो सेकंड एस्पेक्ट क्या है, दैट इज आपका ज्यादा से ज्यादा सिस्टमैटिक प्लानिंग होगा। थर्ड एस्पेक्ट, ओके, मोस्टली बच्चों ने पेपर दिया है 26 का जो मेरे स्टूडेंट्स थे, तो इफ आई कंक्लूड माई ना पूरे साल भर का, दैट फ्रॉम मैंने स्टार्ट किया था 8 मई से 2025 से, अगर मैं करंट अफेयर के मेरे टॉपिक्स निकाल लूँ और जो मैंने पीआईक्यू सीरीज कराई थी, आई कैन ओपनली से 15 से ज्यादा क्वेश्चन वहीं से थे। मिशन सुदर्शन चक्र, जर्मन चांसलर की विजिट, एआई इंपैक्ट समिट, डीप ओशन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सारे मैंने एग्जैक्टली वो बोले थे। आई शो यू वीडियो जहां पे मैंने बोला था कि डीप ओशन मिशन में मिनिस्ट्री कैन बी चेंज, उसने मिनिस्ट्री चेंज करी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया था, साफ साफ बोला था इट कैन चेंज इन अ ब्लू एंड ग्रीन, पहला स्टेटमेंट वही चेंज किया। रेयर अर्थ एलिमेंट पे मैंने बोला था इंडिया कुछ नहीं करता। ओके, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बताया था क्रिटिकल मिशन है, जहां पे इंडिया के 29 क्रिटिकल मिशन है, 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, यही सब चेंज किया उसने। तो यू कैन प्रेडिक्ट, मेंस में तो आई कैन प्रॉमिस, मैं अपना ही बता रहा हूं, मैं से सुबह 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ गया था जीएस1 के मेंस के, मुझे अंदर से पता था अमेरिकन रिवॉल्यूशन आता है, ओके, जर्मनी का यूनिफिकेशन आएगा, यही सब आता है। मैं 3 पढ़ गया था, वही 3 आए थे एग्जैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री के, मतलब जो आते हैं ना, क्योंकि पता था कि 3 साल से ये नहीं आया है। ओके, और हर चौथे 5 साल में पेन्स में रिपीट होती हैं। अभी जब 2025 का मेंस दिखाऊंगा तो एक भी क्वेश्चन 22, 23, 24 का नहीं है थीम से,
और पूरा पेपर भरा पड़ा है 18, 19, 20, 21 से। अभी दिखाऊंगा, सब फैक्ट्स आते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है समवेयर चीजें पता चल जाती हैं। तो करंट अफेयर में क्या होगा, नाउ फ्रॉम हियर, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, 35 क्वेश्चन आपके पीसीएस में आते हैं करंट अफेयर पे। तो यहाँ पे करंट अफेयर जो मैंने एक रियलाइज किया था लास्ट ईयर, आई हैव रियलाइज की समवेयर में नोट्स नहीं बनवाता था, मैं समझा देता था, चीजें क्लियर होती थी। बट नाउ फ्रॉम हियर आपका करंट अफेयर को प्रॉपर्ली उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उस पे नोट्स, और नोट्स इन द सेंस कि जो मैंने रियलाइज किया समवेयर डायरेक्ट डेटा आता है पीआईबी का, उन चीजों को आपको प्रॉपर नोट्स मेकिंग होगी। आपकी करंट अफेयर की 2 क्लासेस होंगी, जहां पे आई विल मेक श्योर इन अ वीक हम एटलीस्ट 10+ टॉपिक कवर कर रहे हैं। टॉपिक जो बच्चे करंट अफेयर में क्लास लेते हैं दे नो, कि कल एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप टॉपिक कहां चूज करते हो, वो टाइम लगेगा तुम्हें समझने में। ओके, यूपीएससी क्या करती है, जो अभी हो रहा है उसको नहीं देखती है। अभी G7 समिट है, G7 समिट गए ना, मोदी जी गए हैं, तो G7 ठीक है फ्रांस में हो रही सब कुछ है, बट वो डेथ में जाएगा। G7 का कॉन्टेस्ट कहां से आया था, अभी G7 वर्सेस ब्रिक्स का जो डिबेट चल रही है ना, क्वाड वर्सेस ब्रिक्स, क्वाड वर्सेस एससीओ, तो वो अभी क्वेश्चन आया था 25 में, ईस्ट वर्सेस वेस्ट वाइड डिवाइड चल रहा है, तो वो G7 का कॉन्टेक्स्ट निकालेगा। जो आपकी यूएसए की डिक्लाइन हो रही है हेजेमनी, वो ही G7 रिप्रेजेंट करता है, वही G20 रिप्रेजेंट करता है, वही आपका अभी जो चाइना का राइज है। तो ये सब लिंकेज होता है। वो G7 को G7 से नहीं पूछेगा कौन से देश हैं, वो आपका 1970s में क्वेश्चन आते थे कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। वो G7 की रिलेवेंस फॉर इंडिया पूछेगा, हाउ G7 इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया। वो पूछते ही नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो आपको करंट अफेयर ऐसा पढ़ाया जाएगा कि यू विल बी अवेयर कि इसका पहले क्या कॉन्टेक्स्ट था, इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, जो भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका अभी चल रहा है, मान लो कोई कॉलेजियम पे डिबेट होती रहती है, तो कॉलेजियम का कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या क्या डिबेट है, आपके चीफ जस्टिस ने क्या बोला है, ये सब पॉइंट्स आपको, हाँ फालतू का करंट अफेयर नहीं पढ़ा जाता, कॉकरोच पार्टी एंड ऑल, ये सब कभी नहीं आएगा। ओके, मेरे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है। इवन कई बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया है, सबने मेरे टॉपिक्स को ही पढ़ लिया था, पूरा टॉपिक्स लिस्ट थी, तो 150+ टॉपिक्स थे, उसी से बहुत सारी चीजें हो रही थी। क्योंकि वो जब मैं टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ मेरी एनर्जी उसमें भी पहुंच जाती है, ऐसा नहीं कोई भी सिलेक्ट कर दिया। मैं पीआईबी देखता हूँ, मैं सनसेट टीवी देखता हूँ, मैं हिंदू का आर्टिकल्स देखता हूँ, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेलेवेंट है, उसके बाद ही मैं टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं पता होता है यही टॉपिक्स आते हैं, उसमें क्या नया हुआ है। जैसे यूपीएससी क्या करती है, वो चेंज पूछती है कि पहले क्या था अब क्या था। तो अभी कोई मिशन आया, अभी जैसे मैंने पढ़ाया था प्रोजेक्ट कुश, तो प्रोजेक्ट कुश जो अभी परसों लॉन्च हुआ है, ये चेंज दिखाता है इंडिया की अप्रोच में, फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव। जो मिशन सुदर्शन चक्र है, जहां पे हम एक आर्टिफिशियल एक कहते हैं डिफेंस शील्ड बनाना चाहते हैं मिसाइल की, तो उसमें क्या चेंजेस हैं। अब इंडिया की जो पूरी पॉलिसी थी, है ना, टेररिज्म पे, सब चेंज हो चुकी है, तो वो उसको लिंक करेगा। इट वोंट बी लाइक प्रोजेक्ट कुछ क्या है, मेंस की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में तो आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मिशन सुदर्शन पे आया था। तो आपको करंट अफेयर पे उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका सिलेबस लिंक, उसमें क्या क्या प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं उस टॉपिक पे, वो बताया जाएगा, जिससे यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ उसमें पहले ये पूछा था। ओके, आई शो यू कि अभी क्वेश्चन आया था आरपीए में 2025 में क्वेश्चन आया था। ओके, पहले क्या आया था 19 में, 21 में क्या आया था, उसके एक स्टेप आगे जाएगा। तो मैं बोलता हूं ना कि पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसमें डेप्थ में जाते हैं। समझ रहे हो, यही है यूपीएससी की टॉपिक्स पीआईक्यू में इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसमें कोई भी चेंजेस है उसको देख लो, वही होगा। पीसीएस में तो और आसान होता है। पीसीएस में तो इतना बोलूंगा कि वहां पे क्या होता है, बेस्ट पार्ट क्या है पीसीएस का, दो बेस्ट पार्ट है कि उसमें क्वेश्चन नहीं घुमाता है, मतलब ये नहीं पता चलता है क्या पूछा है, मतलब ये पता चल जाता है आपको क्या पूछा है। यूपीएससी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पता करो कि पूछ क्या रहा है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, अभी देखते हो तुम ऐसे से क्वेश्चन करते हो जो बच्चे कर रहे हैं, जीएस 3 में कराए थे, मैंने एक टेस्ट दिया था, क्वेश्चन की डिमांड ही समझ में आएगी आपको। तो ये केस पीसीएस में अभी तक तो नहीं हुआ है, एक दो क्वेश्चन आते हैं एथिक्स में जहां पे वो फंसा देते हैं, जो कि मैं मान सकता हूं इट वाज अ गुड क्वेश्चन। तो आपका करंट अफेयर क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस होंगी, एंड इट विल बी, आपके नोट्स होंगे, और जो भी समझाना होता है मैं समझा दूंगा। फिर जो चौथा पार्ट है, अब आपको दिखाता हूं पीयूआईक्यू की इंपॉर्टेंस समझाता हूं। ओके, अब आप लोग ये देखना, मैं पीयूआईक्यू पे को फोकस करता हूं। ये आपका सिविल सर्विस 2025 का पेपर है, मतलब पेपर नहीं है, 25 के क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत दिख रहा होगा,
दिख रहा है, दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार देख लो। 2025 का पहला क्वेश्चन है, हम सामने आ रहे हैं। अरे बस थीम देख लो, चलो अभी मैं दे दूंगा। आरपीए क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आरपीए, ये दिख रहा है, इतना क्लियर है, पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान मत हो। ये 2025 का क्वेश्चन है। अब देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये 2019 का आरपीए। समझना, यहां पे आरपीए इंट्रोड्यूस मान लो क्वेश्चन आएगा, फिर 19 में आता है, फिर आप देखोगे इसके बाद ये पीडीएफ दिखा दूंगा, 2020 में भी आरपीए क्वेश्चन आता है, और 22, 23, 24 में कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो वी वर श्योर, अगर मेरी जो बच्चे करंट अफेयर क्लास कर रहे थे उस समय, आएगा जून में, जुलाई में, तो मैंने 100% बोला था आरपीएफ क्वेश्चन आएगा, और वो आएगा, क्योंकि पता चल जाता है कि 3 साल से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं तो आएगा ही। ओके, एंड आई कैन इंश्योर, अभी मैं जो बोलूंगा जुलाई लाइव में वो टॉपिक्स आते ही हैं। तो ये आपको क्या दिखाता है, अगला देखो, पहला क्वेश्चन समझ में क्या, आरपीए 2019-20 में क्वेश्चन आए थे, फिर आया 2025 में, अच्छा 22 में भी आया था। तो अगर अब समझाता हूं, ये मैं क्यों समझाता हूं, मैं पीआईक्यू क्यों करा रहा हूं। अगर आपने इस टॉपिक पे इनके आंसर अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेटर इंट्रो कंक्लूजन तो रेडी होगा, रेडी होगा। और जो क्वेश्चन की डिमांड होती है 25 वाले की, वो 100% लिंक होती है प्रीवियस क्वेश्चन के, तो वो 30-40% यहीं से काम हो जाएगा तुम्हारा। और उस मेंस में इतना स्टार्ट मिलना, एक बेटर इंट्रो, एक की पॉइंट्स, आप बाकी से आगे हो गए, समझ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको जो पीआईक्यू के जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, यू विल बी अप टू द मार्क, कि आप आरपीए पे इतना बेटर अच्छा इंट्रो लिखो कि एग्जामिनर समझ जाए ही और शी इज रेडी फॉर दिस एग्जाम। तो एक एस्पेक्ट ये हो गया पीआईक्यू का। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो जरा, 25 का पढ़ो, पढ़ो क्या क्वेश्चन है, ट्रिब्यूनल्स पे क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन है, 25 में आया था। कब बना था ट्रिब्यूनल्स, किस अमेंडमेंट से हुआ था, ट्रिब्यूनल्स किस अमेंडमेंट से हुए थे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस अमेंडमेंट से स्टार्ट हुए थे, बताओ बाकी लोग। 42 ना, कौन सा आर्टिकल है, ए एंड बी, डिफरेंस क्या है दोनों में, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, एक अदर्स के लिए। अब आप सोचो, तुमने यहां से पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बताओ जरा, इस पे कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स ऑन ट्रिब्यूनल्स, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ट्रिब्यूनल्स पे। अब समझो जीएस2 की लैंग्वेज क्या होती है, आर्टिकल्स, जजमेंट्स, कमिटी, करंट डेटा, और कहने के कॉन्टेक्स्ट। अब अगर मान लो ये 2025 का क्वेश्चन है, इसमें चेंजेस पूछे हैं, नाउ अंडरस्टैंड। अब ये पेपर देखो, 2019 फिर से ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन है, ओके 2019 ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन है, 2018 यहां पे क्वेश्चन था ट्रिब्यूनल्स। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपने ये 18-19 से क्वेश्चन किया होता, तो आपको पता चला ट्रिब्यूनल्स फॉर्म विद द आपका 42nd अमेंडमेंट से 323 ए बी इंट्रोड्यूस किए गए। ओके, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो जुडिशरी उसके बर्डन को कम करना, बेस्ड ऑन अ मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस जुडिशरी रोल होता है, एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करते हैं, ये इनका रोल था। ये सब रेडी हो गया, इंट्रो मिल जाएगा, कंक्लूजन। अब सुप्रीम कोर्ट का केस था, कौन सा केस था बताओ, तुम लोगों को तो कराया है 2 मंथ पहले, क्या क्या था, एल चंद्र कुमार, क्लियर। अब एल चंद्र कुमार केस में क्या बोला गया था, वही क्वेश्चन था। एल चंद्र कुमार में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ट्राइब्यूनल जो है दे आर नॉट अल्टरनेटिव ऑफ हाई कोर्ट। ओके, क्योंकि क्या हो रहा था, लोग ट्राइब्यूनल्स में जा रहे थे, हाई कोर्ट को बाय रिप्लेस कर रहे थे।
तो हाई कोर्ट का अपना रोल है, और अब ट्रिब्यूनल्स के बाद जो जजमेंट होगा वो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पहले से बर्डन है, फिर इसी पे अमेंडमेंट होता है 2023 में, उसी पे क्वेश्चन 2025 का। तो जो पीवाईक्यू की थीम है वो आ गई, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज यूपीएससी क्वेश्चन, पीछे से भी यही होता है, क्लियर। तो इस मारे ये आपको थीम्स बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि ये क्या था, इस पे कोई डेवलपमेंट हो उसको अच्छे से पढ़ लो, आपका आधा काम हो गया। क्योंकि जब एग्जामिनर होता है उसके पास तीन ही पार्ट्स होते हैं, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर को ऑथेंटिक सोर्स से देखता है, पीआईक्यू यही है, और स्टैटिक आपको पता होता है, क्लियर। अब एक दूसरा क्वेश्चन होगा ट्रिब्यूनल 2025, और दिखाता हूं, अटॉर्नी जनरल, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो 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 क्वेश्चन पढ़ो, अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा आर्टिकल होता है? 76। अब ये क्वेश्चन 2025 का है। अब ये तो 10 नंबर में था, ओके। सेम चीज एग्जैक्ट 2019 से पूछी थी, और तब पूछी थी 15 नंबर पे कि ये लीगल एडवाइजर होता है एंड लॉयर होता है। ये 15 नंबर पूछ रहा है। अगर आप सोचो इस क्वेश्चन पे तुमने आके प्रॉपर कंटेंट बनाया था, जाके सिर्फ उसको क्वालिटी में प्रोड्यूस करना था, खत्म बात। ये होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, इसमें टॉपर्स पाएंगे 7, 7.5 मार्क्स। 10 नंबर वाला है तो उसमें मिलेंगे उनको 5 मार्क्स। आप प्रिपेयर नहीं हो, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। भले आप अच्छा तो लिख लोगे, आपको आता है, बट वंस यू आर प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मतलब समझते हो, क्वालिटी कंटेंट, वो करंट अफेयर की डेवलपमेंट, वो आपका टॉपर्स कॉपी से की वर्ड्स, वो अगर आपने प्रिपेयर कर लिए इन टॉपिक्स पे, आप बाकियों से बहुत आगे हो गए हो, समझ रहे हो। तो दैट्स हाउ। अगला क्वेश्चन देखो, 25 में आया था, ई गवर्नेंस, दिख रहा है, पहले आ चुका है, हर तीसरे साल में ई गवर्नेंस में क्वेश्चन आता ही है। अब मैं आपको जैसे 25 का क्वेश्चन दिखाता हूं, एनजीओ। अब एनजीओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्वेश्चन आता ही है। अगर आपने कल ही मैंने पढ़ाया था, एनजीओ पढ़ाया था ना, एनजीओ का बिल आया एफसीआरए बिल, आप सीधे उसी इंट्रोड्यूस करो, द एफसीआरए 2026 अमेंडमेंट बिल टॉक्स अबाउट द, एक डेजिग्नेटिव अथॉरिटी बनाएंगे जहां पे कहीं ना कहीं जो एनजीओ के एसेट्स होते हैं उस पर बात होती है। तो ये क्या दिखाता है, दिस इज कॉल्ड पीवाईक्यू एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड कि आप ना उसके माइंडसेट समझ जाओ, उसके पैटर्न को समझ जाओ, और हर साल आई कैन प्रॉमिस, ठीक है, आपका 1/3 तो पीआईक्यू हो जाता है मेंस में। लेकिन पीआईक्यू मतलब ये ना समझना कि पीआईक्यू का हो जाता है, ये जो मैं कहना चाह रहा हूं कि उस थीम पे जो भी करंट डेवलपमेंट है वही क्वेश्चन आएगा, क्लियर, समझ में आया। तो ये आपको सीखना है। पीसीएस में तो मैं ओपन चैलेंज बोल रहा हूं, बीच में से 10-12 क्वेश्चन आते ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम चीज आती है, उसमें तो दिमाग भी लगाते हो लोग। अभी दिखाऊंगा पीसीएस का, दिखाऊंगा तुम लोग हंसते पेट फट जाएगा, मतलब आइडली उन पे क्वेश्चन होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब दिखाता हूँ, 25 पेपर समझ में आ गया। देखो सिविल सोसाइटी पहले भी आ चुका 2021 में। अब आपको यूपीएससी की डेप्थ समझाता हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो, एंड जस्ट चेक योर नॉलेज। आप इसकी नॉलेज पढ़ो, देखते हैं किस बच्चों को आइडिया है इस क्वेश्चन का। मैं इसको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ये और एक और है, पढ़ो इसको अच्छे से पढ़ो, पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस में टेक्निकल ग्लिचेस, ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं, आपको इसके साथ आगे बढ़ना है, पढ़ो। कुछ समझ में आ जा, जो बच्चे लिख चुके हैं उनको समझ में आ, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है, कभी कहना क्या चाह रहा है बताओ, क्या कहना चाह रहा है बताओ, इसकी डिमांड बताओ क्वेश्चन की, लेट्स सी कैसे डिमांड डिकोड करते हो।
बताओ क्या कहना चाह रहा है, ट्राई करो पीछे से, क्या मतलब कोशिश करो समझाने की क्या कहना चाह रहा है, बताओ बताओ कोशिश करो। दूर तक कोई रास्ता नहीं है। और बताओ क्या बोल रहा है, अभी भी बहुत पार्ट मिसिंग है, एक वन वास्पेट। और बताओ क्या बोल रहा है, बताओ तुम लोग बताओ, आशीष आदेश बताओ क्या बोलना चाह रहा है कवि यूपीएससी, बताओ आप लोग बताओ क्या है ये क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है बताओ क्या। नहीं नहीं नहीं, और बताओ बताओ। अरे सिंपल से तुम लोग सामने क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है इसमें, लिखने का लिख देंगे, नहीं तो वो गलती लिखोगे तभी तो मार्क्स आएंगे 3 3.5, है ना। यूपीएससी में तो नहीं देता। बताओ कोशिश करो, बताओ जागती तुम लोग बताओ, प्रशांत बताओ, तुम लोग तो पॉलिटी एक्सपर्ट हो ना, अच्छी आती है ना पॉलिटी तुम लोग को, क्या कहना चाह रहा है बताओ। नहीं नहीं कोई रिलेशन नहीं है, पानी है पानी, चाय हो तो चाय चाय कर दो। वेरी गुड, काफी क्लोज है। देखो समझो ये क्या कह रहा है, जो संवैधानिक नैतिकता क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी क्या बोलती है, एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, आप जो संविधान में वैल्यूज रखी हैं उनको फॉलो करो, एंड इट इज अ फल्क्रम ऑफ व्हाट, जो एसेंशियल है बोथ, जो आपके हायर फंक्शन मतलब क्या, गवर्नमेंट जुडिशरी एंड ऑल सिटीजन के लिए, ये तो बोल रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है, ये संविधान में लिखा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस पे क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्यू ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, ये होता है, इसको तुमने ऑब्जर्व किया, नाउ एक्सप्लेन, क्या बोल रहा है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला है, अब बोल रहा है एक्सप्लेन करो कि तुम जो बातें बोलते हो वो तुम खुद फॉलो कर रहे हो, वो बोल रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन था, जो डिबेट चल रही है कॉलेजियम पे, जो डिबेट चल रही है डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर पे, कि तुमने एनजेएसी सुना होगा 99th अमेंडमेंट एक्ट, तुमने बोल दिया कि ये इंडिपेंडेंस को वायलेट कर रहा है, बट व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स इन कॉलेजियम, कॉलेजियम की प्रॉब्लम बताओ, तुम इंडिपेंडेंस के नाम पे पार्लियामेंट को कुछ करने नहीं दे रहे हो, समझे, तुम डॉक्टर और बेसिक स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है तुम पावरफुल बन गए, बट इट गोस अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी इतनी पावरफुल बन गई है कि तुमने पार्लियामेंट का एक्ट, पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, पीपल सॉवरेंटी, तुमने उसके एक्ट को क्या कर दिया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस से वॉलेट कर दिया, बट तुम अपनी प्रॉब्लम नहीं देख रहे हो, तुम कॉलेजों को सुधार ही नहीं रहे हो। ओके 90,000 केसेस पेंडिंग है तुम्हारे अंदर, तुम इंटरफेरेंस करो एग्जीक्यूटिव में, तुम्हारी अपना रोल क्या है, समझ रहे हो। तो इट इज सेइंग, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे तुम डिसीजन लेते हो, यू हैव टू इंश्योर कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हो, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, कि जो कॉलेजियम है, जो तुम्हारा सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट है, ओके, तुमने, जबकि डॉक्टर अंबेडकर वॉज अगेंस्ट दिस आइडिया, डॉक्टर अंबेडकर जी थे, उनका मानना था चेक एंड बैलेंस हो, हमारे संविधान में क्या है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, चेक एंड बैलेंस है। तो अब कॉलेजियम में क्या होता है, इससे क्या हो रहा है कि जजेस आर सिलेक्टिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस है, ये सब बातें लिखनी थी यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इट वॉज अ डिबेट ऑन जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इस पे क्या क्या प्रिंसिपल है, सेपरेशन ऑफ पावर से लेकर आपका एनजेएसी, आपका कॉलेजियम, आपका डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर, इन सब पे बात करनी थी। तो अब तुमको समझ में आ रहा है, तुमको डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर पता है, तुमको कॉलेजियम पता है, तुमको जुडिशियल इंडिपेंडेंस पता है, अकाउंटेबिलिटी पता है, सबको लिंक करना है, समझ, यही है, यही यूपीएससी है।
और इस क्वेश्चन को वो पहले नंबर पे क्यों डालता है, 11वें नंबर पे? इसमें तुम्हारी क्वालिटी देख ली उसने, तुम इसको अच्छे से दे रहे हो, फिर तो आपको नंबर देना ही उसको, समझ रहे हो? इस पे तुमने गड़बड़ी कर दी तो आगे तुम्हारा बेंच मार्क ही 6 है 15 में, इस पे तुम ले आएगा अच्छे मार्क्स तो बेंच मार्क 7 हो जाता है अपने आप, क्योंकि ये उनके कोर क्वेश्चन होते हैं 4-5, समझ रहे हो? तो ये तुम्हारी डेप्थ दिखाता है कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और पता सबको होता है, वहां पे डिकोड करना बहुत कठिन होता है यूपीएससी में। दैट्स वाई मैं पीआईक्यू कराता हूँ, क्योंकि आप वैसी लैंग्वेज डिकोड करने सीखो कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन यहां तक तो पूछता ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं उसने। 2022 का पेपर दिखाऊंगा एथिक्स में, 4 लाइन में कुछ बोल ही नहीं रहा, उसके बोलता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस दिस दिस, ऊपर जो लिखा है उसका कोई रेलेवेंसी नहीं है, वो करता है। जब मैं पहले पढ़ाया था सॉल्वर अप्रोच, वहां पे क्या बोला था, पहला स्टेटमेंट क्या होता है, डराने का होता है। 2026 में 20 क्वेश्चन ज्यादा लास्ट स्टूडेंट पढ़ के आ रहे थे, लास्ट स्टूडेंट जिसने पढ़ लिया उसके 20 क्वेश्चन सही हो रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो जाता है इंसान, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि वो है नहीं, वो मतलब इन द सेंस कि हम लोग उतनी प्रैक्टिस नहीं करते उस पेशेंस को हैंडल करने की, कि नहीं यार तब भी पढ़ना है, नहीं यार तब भी कंसंट्रेट करना है, वो आदत ही नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंट होता है, अगर लास्ट स्टूडेंट पढ़ लेता आंसर आ जाता है उसका, समझ रहे हो? तो ये आपको सीखना है। फिर सेकंड आस्पेक्ट समझाता हूं। अब जैसे अच्छा इस पे क्वेश्चन 2021 में आ चुका है, ओके। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आप ना जाके सिर्फ आधा घंटा ना इसको करो एंड सी द मैजिक आफ्टर 20 days। डेली 2 टॉपिक कर लो, बोलोगे भी अच्छा ही बोलोगे, ज्यादा करना नहीं है, इतना कर लो। ये नहीं करते हो ना, मेरे बताने के बाद सब याद आ जाता है, सबके साथ यही होता है ना, मेरे बताने के बाद याद हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, ये पैसिव लर्निंग है, यही तो उठाना है, ओके, और ये हट जाती है। मेरे को 2000 अभी कोई कल ही परसों बात हुई थी, कल ही परसों कुछ हो रहा था ऐसे कुछ, पता नहीं कोई 24 का कुछ याद था, मुझे भी नहीं आता मैंने कहाँ पढ़ा होगा। तो क्योंकि हमने ब्रेन बहुत करी थी, अभी स्कॉलर्स की बात होती है पीएसआईआर में, आई गेस हमने काउंट किए थे 700-800 स्कॉलर्स थे। तो ऐसे सर से बात हो रही थी, तो फूको को कॉन्सेप्ट पे बात हो रही थी स्कॉलर, तो वहां से मुझे याद आ गया था, क्योंकि हमने ब्रेन बहुत करी थी। पोस्ट मॉडर्निज्म में एक टर्म आता है, पीएसआईआर किसका किसका है, पीएसआईआर वाले कितने हो, और 2 ही हो, सोशलॉजी वाले होंगे भले पड़े, सोशलॉजी वाले कितने हैं, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो पीएसआई में एक टर्म आता है इंक्रेडुअलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव, सुना है, इंक्रेडुअलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव क्या होता है? तो इंक्रेडुअलिटी मतलब क्या होता है, इंक्रेडुअलिटी, इंक्रेडुअलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव, इंक्रेडुअलिटी टर्म ही है इंक्रेडुअलिटी। अच्छा ठीक है, अच्छा सोशियोलॉजी वाले हो, हिस्टोरिकल मेटलिज्म सुना है कार्ल मार्क्स का, हिस्टोरिकल मेटलिज्म क्या होता है? सोच समझ के बताना, इतनी जल्दी आंसर मत दिया करो, पहले सोचो तो क्या बताना है, टर्म सुना, अब बताएंगे ये वो, अब बताओ हाँ क्या होता है हिस्टोरिकल मेटलिज्म, बताओ। और किससे इंस्पायर था, कॉन्सेप्ट किससे इंस्पायर था, हेगल का क्या था, कौन सी फिलोसफी, कौन सी थी हेगल फिलोसफी, क्या थी उसका, था हिस्टोरिकल आइडियलिज्म। अब हिस्टोरिकल आइडियलिज्म क्या था, क्या होता है हिस्टोरिकल आइडियलिज्म? अब तुमको मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, तुम लोग को जो मेरा ऑब्जेक्टिव समझाने का, ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ हिस्टोरिकल आइडियलिज्म बताओ, एक मिनट, वो नहीं है, वो तो आइडियलिज्म हो गया, हाँ
दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, सी इज टेलिंग जो उसको आता है, जो कि मैंने पूछा वो नहीं बता रही है। मैं पूछ रहा हूँ हिस्टोरिकल आइडियलिज्म क्या होता है, हिस्टोरिकल मेटलिज्म क्या होता है। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रही हो कि हेगल फोकस ऑन आइडियलिज्म, मार्क्स फोकस ऑन मेटलिज्म, बट हिस्टोरिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था? हाँ, तुमने सही बोला, तुमने मैटर वाला बोल दिया, वो तुमने सही बोला कि मार्क्स बोलता है जो दुनिया आई थी वो पहले पहले एक डिबेट चलती है, एग्जिस्टेंशलिस्ट वर्सेस एसेंशियलिस्ट, प्रोडक्शन पहले हुआ या पहले थिंकिंग आई, इंसान ने पहले सोचा या पहले प्रोड्यूस किया, इस पे डिबेट आती है। अब ये वही है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। कार्ल मार्क्स बोलते हैं पहले इंसान ने प्रोड्यूस किया, जब प्रोड्यूस करके अपने आप को बनाया तब जाकर उसे थिंकिंग लाई। हेगल बोलता है पहले इंसान ने सोचा। समझ रहे हो? तो हाँ, अब याद आया। अब देखो यही चीज समझाना चाह रहा हूं, अब इसको याद आ गया होगा कि जो उसका हिस्टोरिकल आइडियलिज्म था, वहां से क्या एक आइडिया आता है, उसका एंटीथेसिस आता है, फिर वो इवॉल्व होता जाता है, वहां से स्टेट बनता है, वहां से मास की थ्योरी आती है। तो ये तरीका है आपका। और ये पता कैसे आता है? जब आप 3 या 5 मिनट का टाइमर लगा के बस क्या करो, अपने आप को ब्रेनस्टॉर्म करो कि ये कॉन्सेप्ट क्या था। कार्ल मार्क्स को बोलते हैं ऐसा इंसान जिसे दुनिया के हर एक इंसान को प्रभावित किया। ही इम्पैक्टेड ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, फ्रॉम यहां से लेकर हर तक। तो उसने पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया था दुनिया का। ओके, उसने बोला कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, तो उसने दिया था स्ट्रक्चर एनालिसिस की थी, स्ट्रक्चर एनालिसिस सुना होगा। तो उसने बोला कि प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट में नहीं है, प्रॉब्लम इस कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में है, कि इस पूंजीवाद में इंसान प्रॉब्लम नहीं है, कि अदानी गलत कर रहा है, कि एलन मस्क गलत कर रहा है, एलन मस्क के कल शेयर बढ़ गए, 1 ट्रिलियन पहुंच गए, वो गलत नहीं कर रहा है, वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वहां पे वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन होना है। समझ रहे हो? तो उसने बोला, उसने स्ट्रक्चर एनालिसिस करी कि कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है। जैसे पेट्रियार्की होती है, पेट्रियार्की स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है, इट इज हार्मिंग बोथ मैन एंड वुमेन। पेट्रियार्की दोनों को हार्म कर रही है, पेट्रियार्की स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है, बट सस्टेन कर रही है। ओके, तो वो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है। जब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट पढ़ोगे तो दे ओपनली चैलेंज द फेमिनिस्ट आइडिया, जो बोलती है कि कहीं ना कहीं मेन प्रॉब्लम क्या है, पेट्रियार्की। तो ये सब जब तुम समझोगे ना, और इसको अपने रियल लाइफ से एग्जांपल दो, अपने आप तुम्हारे मार्क्स आएंगे, अपने आप तुम्हें लिंकेज होगे। ये सब तभी होता है जब आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो। ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कोचिंग है ना, ये पढ़ने का, इससे तुम्हें एग्जाम प्रेशर में कुछ नहीं याद होगा। ओके, जिन बच्चों ने कभी मेंस लिखा भी होगा उनको पता होगा, ठीक है, कुछ नहीं याद आता वहां पे, पहले 20 मिनट के बाद तुम्हें कुछ याद ही नहीं आएगा मेंस में। सिर्फ एक मसल मेमोरी होती है, बस वही चलती रहती है, कीवर्ड पढ़ा लिखते जाओ। लेकिन जो एक्टिव रहेगा, जो क्वेश्चन डिमांड कर लेगा समवेयर, उसका बहुत फायदा होता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। अब एक चीज और दिखाता हूँ पीछे वाले बच्चों की। ओके, पीछे का पेपर देखा होगा, ये समझ में आ गया पीआईक्यू क्यों कराते हैं। ओके, सेम केस विद GS3, सोसाइटी में भी चीजें होती हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में थोड़ा सा वो नया पूछ रहा है, बट वहां से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बेंटिक आया था, कर्जन आ चुका है, डलहौसी आ चुका है, अब कौन आने वाला है। ओके, 1940 पे आ चुका है, 20 पे आएगा, 20 पे बार बार क्वेश्चन आते हैं गांधी आने के बाद, तो वो प्रेडिक्ट कर सकते हो कौन कौन सी विचारधाराएं थी। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, मॉडरेट एस्टिमेट्स पे 3-4 बार क्वेश्चन आता है कि मॉडरेट्स का क्या कंक्लूजन था। तो ये तो हुआ यूपीएससी का। अब आपको दिखाता हूं एक और चीज। ये यूपी पीसीएस 2025 का पेपर है। ओके, दिख रहा है? इनको क्या ही बोलूं इनका। अब ये क्वेश्चन पढ़ो जरा दोनों। इनका क्वेश्चन देखो आप लोग। अच्छा, इस टेक्निकल लाइट के लिए सॉरी मेरी साइड से। चलो अब 19वां क्वेश्चन पढ़ो जरा, दिख रहा है? अरे मैं पढ़ के दे रहा, पढ़ना एग्जैक्ट वर्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मॉरल इंटीग्रिटी एंड द प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, क्या बोल रहा है? मॉरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये 2025 का पेपर है। क्लियर? ओके, एक बार ये केस स्टडी देख लो आप लोग, 20वीं केस स्टडी देख लो, पढ़ना बस केस स्टडी पढ़ लो, अभी पेपर है। ये पेपर केस स्टडी क्या बोल रही है, बस इतना देख लो। यू होल्ड अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है ना, इन अ डिस्ट्रिक्ट। वन डे अपॉर्निंग यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम द स्कूल ऑफ 11 ओल्ड एयर। ये दो चीज याद रखो, 11 ईयर